हेलो दोस्तों, नमस्कार, खमा गणी, राम राम। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। डिस्कस करेंगे 16 जुलाई का फर्स्ट एडिटोरियल। और उससे पहले बता दूं कि एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लीजिए, बहुत ही काम के कोर्सेज यहाँ पर हैं। अगर आप ग्रामर समझना चाहते हैं तो ग्रामर का कोर्स 0 टू एडवांस लेवल का कोर्स यहाँ पे उपलब्ध है। यदि आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना चाहते हैं तो यहाँ पे हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन का बैच अवेलेबल है और दोनों ही बैचेज डिजिटल बोर्ड पर हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ पीडीएफ भी हैं, तो वो पीडीएफ भी आप विजिट करें। एक एप्लीकेशन है आशीष क्लासेस इंग्लिश, यहाँ पे आपको मिलेगा एडिटोरियल का बैच जो हर वेंसडे को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ 2 एडिटोरियल्स पर डे आपको मिलते हैं। एक एडिटोरियल यही होता है जो आप शाम 5 बजे देखते हैं, बस जल्दी मिल जाता है वहाँ पे, और एक पीडीएफ मिलता है, थोड़ा सा ये एक्स्ट्रा फीचर वहाँ पे है। साथ ही यहाँ पे क्लोज टेस्ट और पैराजम्बल का बैच भी उपलब्ध है। तो ये कुछ कोर्सेज यहाँ पर आपको मिलेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। सबसे पहले जानते हैं कि आज के एडिटोरियल में कौन कौन से खास वर्ड्स हैं। ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, लेकिन फाइनेंशियल आर्टिकल है, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। जो भी फाइनेंशियल आर्टिकल होता है, देखो कई बार पूछते हैं बच्चे कौन सा एडिटोरियल लिया है, तो सबसे पहले बता देता हूँ कि टाइटल पढ़ा करें पूरा। यूट्यूब पर जो भी वीडियो होता है उसका टाइटल दे रखा होता है, उस टाइटल को पूरा पढ़ेंगे तो लास्ट में जो भी मैं एडिटोरियल ले रहा हूँ उसका टाइटल दे रखा होता है। ठीक है, और वैसे अगर आप वैसे गैस करना चाहते हो, गैस करने की ज़रूरत तो नहीं है, लेकिन गैस करना चाहते हो तो अगर फाइनेंशियल आर्टिकल आएगा तो फाइनेंशियल आर्टिकल हम जरूर डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो फ्लैश का मतलब क्या है? फ्लैश का मतलब होता है, पहली बात तो इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है वो जान लो। फ्लैश वर्ब के रूप में है, जो इस एडिटोरियल में आया उसकी बात कर रहा हूँ, वैसे नाउन भी होता है। इसका मतलब होता है एग्जिबिट करना, या फिर इसका मतलब है डिस्प्ले करना, या फिर इसका मतलब है शो करना। समझ गए होंगे, दिखाना। ठीक है, दूसरा है एज अप, ये फ्रेजल वर्ब है। एज अप इसका मतलब है कम नियर, ड्रॉ नियर, कहने का मतलब है नजदीक जाना। ठीक है, टच एक नाउन के रूप में यूज किया गया है इस एडिटोरियल में, इसका मतलब है अ स्मॉल अमाउंट। अ स्मॉल अमाउंट, छोटी मात्रा जो होती है, थोड़ी मात्रा, जिसे हम कई बार टेड, TAD, ये भी आपने कई बार देखा होगा एडिटोरियल में, वैसे ही टच का प्रयोग आज किया गया है। डॉग वर्ब के रूप में दे रखा है, इसका मतलब है टॉर्मेंट या प्लेग या ट्रबल या एफ्लिक्ट, मीन्स पीड़ित करना, किसी को परेशान करना, ये सब इसके मतलब हैं। वैसे डॉग का मतलब चेज करना भी होता है। डॉग अगर एडजेक्टिव हो तो फिर स्टबर्न भी कह सकते हो, तो अलग अलग प्रकार के मीनिंग, लेकिन यहाँ पे जो मीनिंग है वर्ब के रूप में वो ये मीनिंग देगा। स्पाइरल वर्ब के रूप में दे रखा है आपको, इसका मतलब शूट अप है या फिर रॉकेट है, मीन्स बहुत तेज गति से ऊपर बढ़ना, उसे कहते हैं स्पाइरल। प्रिकैरिटी नाउन के रूप में है, ये तो आपको आज का जो हेडलाइन टाइटल जो है एडिटोरियल का उससे मिल जाएगा। प्रिकैरिटी का मतलब होता है इनसिक्योरिटी, असुरक्षा, या फिर आप इसे कह सकते हैं इनस्टेबिलिटी, अस्थिरता। ठीक है, और बाउंड है, ये आपको मिलेगा नाउन के रूप में, इसका मतलब है लिमिट, सीमा कह सकते हो। ठीक है, तो ये तो कुछ वर्ड्स आज के एडिटोरियल में मिलेंगे आपको, स्क्रीनशॉट आप इसका ले सकते हैं, उसके बाद हम बढ़ेंगे आगे। आइए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। ग्रोइंग प्रिकैरिटी, जो भी बच्चे नए हैं, हर दिन बहुत सारे बच्चे नए जुड़ते हैं चैनल पर, उनको बता देता हूं कि ये मंडे टू फ्राइडे रहता है हमारा सेशन, ठीक शाम 5 बजे। आपको कहीं पर भी ऐसे सोचने की जरूरत नहीं है कि एडिटोरियल आएगा कि नहीं आएगा, ठीक शाम 5 बजे इसका प्रीमियर लग जाता है, मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे संडे आपको क्या करना है? सैटरडे संडे आपको रिवीजन करना है पिछले सेशंस का, जो कुछ भी वर्ड्स हुए हैं, एटलीस्ट वो वर्ड्स तो आप फिर से देख ही सकते हो। अच्छा, यहाँ पे क्या अप्रोच हमारी रहती है? यहाँ देखिए, जो अंडरलाइंड पार्ट है ये सब्जेक्ट है। वर्ब मैं बताऊंगा इसकी कौन सी वर्ब इसके साथ लगी हुई है, ये एक अलग कलर में दिख रहा है। इसको आप, ये डिफिकल्ट वर्ड्स जो हैं वो मैंने यहाँ पे इनको हाईलाइट किया है, और वैसे डिफिकल्ट वर्ड्स को इस बॉक्स में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका ट्रांसलेशन होगा, वोकैबुलरी हम डिस्कस करेंगे, ग्रामर के कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं। तो ये सब कुछ रहता है एडिटोरियल को पढ़ने का तरीका इस चैनल पर। ठीक है, साथ ही बता दूं आपको कि जो भी बच्चे 5-10 मिनट देखने के लिए आए हैं चैनल पर, कि 5 मिनट देख लेते हैं हो जाएगा, तो आप ना देखें, कहीं और जाकर देख लीजिए, बेहतर रहेगा। यहाँ अगर आप सीखना है तो देखो टाइम जरूर लगता है, लेकिन निश्चित रूप से आप सीख जाएंगे बहुत सारी चीज़ें। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है लाइफ में, स्टूडेंट लाइफ में, इसलिए आप पूरा सेशन देखा करें, चाहे वो 35 मिनट का सेशन हो, 40 मिनट का हो, 45 हो। जनरली इसकी रेंज जो होती है वो 35 से 45 मिनट की रेंज में
आपका एडिटोरियल कंप्लीट हो जाता है। अगर आपने शुरुआत से लेकर एंड तक देखा और अगर आपने 6 मंथ्स तक देख लिया तो निश्चित रूप से आगे तो आप छोड़ ही नहीं पाएंगे, आप खुद ही एडिक्ट हो जाएंगे इस चीज़ के कि पढ़ना ही है हमें, डेफिनेटली आपका इंटरेस्ट डेवलप हो जाएगा। लेकिन अगर 1-2 दिन में ही आपको जज करना चाहते हैं, 1-2 दिन में ही आपको सीखने की फिराक में है कि कुछ सीख जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई नहीं होती है लाइफ में, रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं होता। ठीक है, ये जरूर ध्यान रखें। एक नोटबुक डाल लीजिए, जो नए हैं उनको बता रहा हूँ, एक नोटबुक डाल लो। उस नोटबुक में जो भी आपको लगे कि हाँ ये मुझे नहीं पता, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ खुद की तरफ से, कई बार ऐसा भी होता है, कई स्टूडेंट बेसिक्स कमज़ोर होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें उनकी रह जाती हैं, तो वो भी नोट करते चले गए आप लोग, ताकि उसका भी आप रिवीजन कर पाएँ। जो मैं करवा रहा हूँ वो तो है ही। ज़रूर से एक शेयर और एक लाइक, हमेशा मैं कहता हूँ ये आपका सपोर्ट आप कर सकते हैं अपनी तरफ से, ये ज़रूर आपसे सपोर्ट करें। एक शेयर और एक लाइक करके जाएं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का एडिटोरियल। ग्रोइंग प्रिकैरिटी। सबसे पहले तो इस टाइटल में ही अगर बात करें पार्ट ऑफ स्पीच की, तो ग्रोइंग तो है एडजेक्टिव प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रिकैरिटी है नाउन। ठीक है, प्रिकैरिटी क्या पढ़ा था अभी? इनसिक्योरिटी, इंस्टेबिलिटी। तो इसका मतलब 2 बार रिवीजन हो गया, इसका रिवीजन से ही चीज़ें याद रहेंगी। तो ये है प्रिकैरिटी, मतलब अस्थिरता है। ठीक है, और ग्रोइंग का मतलब बढ़ती हुई, प्रेजेंट पार्टिसिपल है तो कैसी अस्थिरता, कैसी असुरक्षा, बढ़ती हुई असुरक्षा है, बढ़ती हुई अस्थिरता है। जैसा कि मैंने कहा फाइनेंशियल आर्टिकल है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार फाइनेंशियल आर्टिकल एज इट इज़ उठकर आपको मिल जाएंगे बैंकिंग एग्जाम्स में, ध्यान रखिएगा। एक और बता दूं खास बात कि चैनल पर एसएससी के स्टूडेंट्स के लिए, एसएससी सीजीएल या सीएचएसएल की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको मॉक टेस्ट पेपर्स अवेलेबल करवाए गए हैं। मॉक टेस्ट मीन्स प्रैक्टिस टेस्ट कह दो इनको आप। भरपूर प्रैक्टिस आप कर पाएंगे अगर आप उन सेशंस को देखते हैं। एक अलग से प्लेलिस्ट बना हुआ है एसएससी मॉक टेस्ट के नाम से, वहां जाके देखिएगा। 2 मॉक टेस्ट यहां पे प्रोवाइड करवा दिए गए हैं, दोनों को जाकर देखो। पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर इनका दिया गया है, पहले उनको सोल्व करके उसके बाद में वीडियो देखें। बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपके होंगे अगर आप ये मॉक टेस्ट देखते हैं, साथ साथ में प्रैक्टिस करते हैं तो देखो आगे क्या कहा गया है। द लेटेस्ट इन्फ्लेशन डेटा, लेटेस्ट का मतलब नवीनतम, जो वर्तमान में आए हैं। इन्फ्लेशन का मतलब महंगाई होता है, डेटा का मतलब आंकड़े होते हैं। डेटा के बारे में बता दूं कि डेटा का प्लूरल, डेटा जो है प्लूरल फॉर्म होती है जनरली, ऐसे वैसे देखें। डेटम जो है वो सिंगुलर होता है और डेटा है वो प्लूरल होता है। लेकिन आजकल मॉडर्न इंग्लिश में डेटा का प्रयोग सिंगुलर फॉर्म में भी कर सकते हैं तो प्लूरल फॉर्म में भी कर सकते हैं, तो आप इसको प्लूरल मान के चलें, और सिंगुलर भी हो सकता है, कोई खास बात नहीं है। तो कह रहा है कि लेटेस्ट इन्फ्लेशन डेटा जो है, जो नवीनतम आंकड़े आए हैं महंगाई के, किसके आधार पर? बेस्ड ऑन, बेस्ड के साथ ऑन लगता है, रिटेल एंड होलसेल प्राइसेस। रिटेल का मतलब खुदरा, होलसेल का मतलब थोक, प्राइसेस का मतलब कीमतें। तो जो नवीनतम आंकड़े यहां पे जारी किए गए हैं, किसके आधार पर? खुदरा और थोक कीमतों के आधार पर। वो डेटा जो है, इसकी वर्ब देखो ये है आर यट अगेन इंफेसाइज करने के लिए यूज करते हैं कि एक बार फिर से ऐसा हो गया है। तो ये जो आंकड़े हैं एक बार फिर से फ्लैशिंग, फ्लैश का मतलब क्या बताया था? डिस्प्ले करना, एग्जिबिट करना, शो करना। तो ये जो आंकड़े हैं दिखा रहे हैं क्या? कोशनरी सिग्नल्स, सिग्नल्स का संकेत। कोशनरी एडजेक्टिव है, सिग्नल नाउन है। कोशनरी मतलब सचेत करने वाले, है ना, सावधानी बरतने के लिए कह रहे हैं संकेत। एज कारण क्या है? क्योंकि ये कंजंक्शन है, बिकॉज का मीनिंग दे रहा है। स्पाइरलिंग कोस्ट, स्पाइरल का मतलब क्या पढ़ा था? रॉकेट शूट अप, तेज गति से बढ़ना। स्पाइरल इसी को सर्पिलाकार को तो बोलते हैं, स्पाइरल ये होता है, ये स्पाइरल है, तो काफी तेज गति से बढ़ना, इसको बोलते हैं स्पाइरल। स्पाइरलिंग यहां पे प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म में है, कोस्ट यहां पे नाउन है कि बढ़ती हुई जो कीमतें हैं, कंटिन्यू टू डॉग, वो लगातार जारी हैं। क्या करना? डॉग, डॉग का मतलब क्या बताया था मैंने? एफ्लिक्ट, ट्रबल, प्लेग, टॉर्मेंट, पीड़ित करना कह सकते हो, मुसीबत में डालना कह सकते हो, परेशान करना कह सकते हो। तो बढ़ती हुई कीमतें हैं वो लगातार परेशान कर रही हैं किसको? पेंडेमिक हिट इकोनॉमी, ऐसी अर्थव्यवस्था जो पेंडेमिक के द्वारा प्रभावित है, उस अर्थव्यवस्था को। ठीक है, तो ये एक पूरा एक सेंटेंस कंप्लीट हुआ। इस सेंटेंस में 2 क्लॉज हैं, क्योंकि जितने आपको कंजंक्शन नजर आते हैं उतने क्लोज कह सकते हैं, जितने सब्जेक्ट वर्ब नजर आती हैं उतने क्लोज। तो यहां पे देख सकते हैं कि 2 सब्जेक्ट हैं, 2 वर्ब हैं, इसलिए 2 क्लोज हैं। रिपीट कर रहा हूं, रिटेल और होलसेल प्राइसेस के आधार पर जो नवीनतम महंगाई के आंकड़े हैं वो एक बार फिर से दिखा रहे हैं कोशनरी सिग्नल्स को, ऐसे संकेतों को जो कि सावधानी बरतने को कह रहे हैं, क्योंकि जो बढ़ती हुई कीमतें हैं वो लगातार यहां पे परेशान किए हुए हैं पेंडेमिक हिट इकोनॉमी को। काफी सारे वर्ड्स थे, फ्लैश का मतलब, डॉग का मतलब, स्पाइरल का मतलब, ये सब नोट कर लेना है आपको। सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन,
ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होती है, काफ़ी सारी इंडेक्स है जिनके माध्यम से हमें पता लगता है कि किस स्तर पर अर्थव्यवस्था हमारी चल रही है। तो ये एक इंडेक्स का नाम है। तो सीपीआई के आधार पर जो महंगाई है स्टेड, वो ठहरी रही, स्टे की सेकंड फॉर्म ठहरी रही, स्टक चिपके हुए, स्थिर रहना, अबव, अबव का मतलब ऊपर, जब किसी लेवल की बात आप करते हो तो अबव का प्रयोग करते हैं। अगर नीचे लेवल में नीचे की बात करोगे तो बिलो लगेगा। तो अबव का ऑपोजिट जो है वो क्या होता है, बिलो। और जबकि अगर ओवर होता तो ओवर का ऑपोजिट क्या होता, अंडर। तो सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन जो है वो ठहरा रहा थोड़ा सा ऊपर। किससे ऊपर, आरबीआई के 6% अपर बाउंड, अपर का मतलब ऊपरी और बाउंड का मतलब क्या होता है, लिमिट, बताया था। तो ऊपरी जो सीमा है उसे थोड़ा सा ऊपर रहा। फॉर द सेकेंड स्ट्रेट मंथ, लगातार दूसरे महीने के लिए। स्ट्रेट मंथ का मतलब यहां पे कंजकेटिव है, मतलब पिछले महीने में भी ऐसा हुआ, फिर दूसरे महीने में भी ऐसा हुआ। विद किसके साथ, कि जून प्रोविजनल एनुअलाइज्ड 6.2%। प्रोविजनल का मतलब टेम्परेरी होता है, अस्थायी होता है, नोट कर लीजिएगा, टेम्परेरी। तो किसके साथ, जून का जो अस्थायी, एनुअलाइज्ड मतलब वार्षिक, एक साल का 6.26%। ओनली अ टच स्लोवर, टच का मतलब स्मॉल अमाउंट, केवल थोड़ा सा धीमा रहा देन द 6 मंथ हाई पेस। किससे, 6 महीने का जो बहुत तेज गति पकड़ी हुई थी, और वो गति कितने की थी, 6.3%। तो 6.30 से 6.2 थोड़ा सा ही कम हुआ ना, केवल 0.4% ही कम हुआ। रजिस्टर्ड इन मई, जो कि मई के अंदर रजिस्टर किया गया। एक बार फिर समझें, सीपीआई के आधार पर जो महंगाई है वो आरबीआई की 6% की जो ऊपरी सीमा है उससे ऊपर रही। ठीक है, किसके लिए, लगातार दूसरे महीने, मतलब जून के अंदर यहां पे समझ में आया कि महंगाई जो है वो 6.26% है, जो कि केवल थोड़ी सी ही कम थी। किससे, 6 महीने के हाई पेस से। 6 महीने तक यहां पे देखा गया कि मई के अंदर तो ये आंकड़ा 6.3% था, जून में ये 6.26%, तो मई की तुलना में जून में थोड़ा सा कम था। लेकिन आरबीआई ने तो कहा था कि 6% सबसे ऊपरी लिमिट है, उससे ऊपर महंगाई जाएगी नहीं, लेकिन यहां महंगाई काफी ऊपर गई है। ठीक है भाई, मतलब 6 से ऊपर 0.26% तो ऊपर गई है। तो सीपीआई बेस्ड इन्फ्लेशन सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब स्टेड है, बाकी कोई इसमें सब्जेक्ट है नहीं। बाउंड का मतलब लिमिट है, प्रोविजनल का टेम्परेरी है, टच का मतलब क्या बताया मैंने, थोड़ा सा स्मॉल अमाउंट, टेड भी इसकी जगह यूज कर सकते हो। तो टच बराबर टेड नोट कर लीजिएगा, दोनों का मीनिंग सेम होगा। अगर यहां पे टेड भी लगाते, अ टेड स्लोवर, तो भी कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, स्लोवर डिग्री कंपैरेटिव है, इस कारण से यहां पे देन का प्रयोग है। क्लियर है, आगे देखें। इन्फ्लेशन एट द रिटेल लेवल, रिटेल लेवल खुदरा स्तर। ठीक है, तो महंगाई की अगर बात करें खुदरा स्तर पे, तो वो महंगाई इन्फ्लेशन की वह वॉज है, वॉज लार्जली प्रोपेल्ड, प्रोपेल का मतलब है उत्प्रेरित करना, स्पर करना, एनकरेज करना, ये सब मतलब होता है। ये मैंने क्या लिख दिया यहां पे, प्रोपेल का टू मेक अदर थिंग्स पॉसिबल, ये मैंने लिखा नहीं, इसका लिख लीजिएगा, स्पर या एनकरेज, ये सब इसके मतलब होते हैं। ट्रिगर भी कर सकते हो, ट्रिगर। तो कह क्या रहा है कि इन्फ्लेशन एट द रिटेल लेवल, कि रिटेल लेवल पर जो इन्फ्लेशन है वो किसके कारण था। भाई ये समझाने की कोशिश करेगा कि खुदरा महंगाई जो है, थोक महंगाई, खुदरा महंगाई, तो खुदरा महंगाई किस कारण से थी। तो खुदरा महंगाई का जो ये स्तर है वो मुख्यतया किसके द्वारा प्रेरित था, शार्प इंक्रीजेज इन की फूड आइटम प्राइसेज, क्योंकि बहुत तेज गति से बढ़ोतरी हुई। किस में, की का मतलब मुख्य है, की जब एडजेक्टिव के रूप में आता है तो इसका मतलब मुख्य होता है। मुख्य फूड आइटम प्राइसेस में इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन है, एक्सक्लूडिंग भी प्रेपोजिशन होता है, जिसमें शामिल हैं फूड आइटम्स कौन से, ऑयल्स एंड फैट्स। ठीक है, ये शामिल है। विच सर्ज्ड, विच किसके लिए आ गया, ऑयल और फैट के चार्जेस के लिए आ गया, इसमें मतलब प्राइसेस के लिए आ गया। तो ये जो ऑयल और फैट्स के जो प्राइसेस हैं, सर्ज का मतलब होता है अचानक से वृद्धि होना, इंक्रीज होना, इसमें बढ़ोतरी हुई। कितनी, लगभग 35%, ऑलमोस्ट का मतलब लगभग। फ्रॉम अ ईयर अर्लियर, एक साल पहले से अगर देखें तो, ईयर से पहले ए लगता है, ध्यान रखें इसको, ईयर पढ़ते हैं, ईयर ये आता है इसमें, इसलिए कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए ए लगेगा। एंड गेन्ड 2.9% फ्रॉम मेज लेवल्स, और मई के स्तर से अगर देखें तो इसमें 2.9% की बढ़ोतरी हुई। गेन का मतलब वैसे लाभ प्राप्त करना बोल सकते हो, प्राप्त करना बोल सकते हो, यहां पे इसका मतलब है कि इसमें बढ़ोतरी हुई है। एज ऑल्सो एग, जैसे कि एग में भी हुई है, ये ऑयल और फैट की बात की है, यहां पे अंडों में बढ़ोतरी हुई है, और अंडों के लिए दे रखा है विच, इसमें कितनी बढ़ोतरी, इसने जंप किया है, जंप का मतलब वही सर्ज, सर्ज का मतलब भी उछाल आना है, कीमतों में ये भी उछाल आना है। 19.4% ईयर ऑन ईयर का मतलब साल दर साल,
और यहां ग्रामर का एक कॉन्सेप्ट भी है कि जब लगातार दो ऐसी नाउन दे रखी हो आपको जो उससे एक प्रेपोजिशन से जुड़ी हो, दो सेम नाउन होनी चाहिए। देखो यहां ईयर है तो यहां भी ईयर और बीच में प्रेपोजिशन है, दोनों सिंगुलर आएंगी, ठीक है। और अगर इनको देखकर वर्ब की जरूरत पड़ती तो यहां पे सिंगुलर ही वर्ब लगाते, थोड़ा ध्यान रखिएगा, नाउन में ऐसा कॉन्सेप्ट हम डिस्कस करते हैं। एंड 6.2% और 6.2% यहां बढ़ोतरी हुई, किससे? प्रीसीडिंग मंथ से। प्रीसीडिंग का मतलब हो गया प्रीवियस, पिछले महीने से, इसका मतलब है प्रीवियस, पिछले महीने से इतनी बढ़ोतरी हुई। एंड पल्सेस एंड प्रोडक्ट्स, और दाल और प्रोडक्ट्स, और कुछ और प्रोडक्ट्स हैं विच क्लाइम्ड, विच यहां पे दालों और प्रोडक्ट्स के लिए आ गया, इसमें क्लाइम्ब, देखो यहां इसने सर्ज यूज किया, यहां जंप यूज किया, यहां क्लाइंब यूज किया, बात एक ही है, यहां भी उछाल आया। कितना? 10%। किससे? जून 2020 से अगर तुलना करें, पिछले साल जून में और इस साल जून में इतना क्लाइंब यहां पे देखने को मिला। तो इस स्लाइड में ज्यादा कुछ नहीं है, केवल आंकड़े हैं, ठीक है। बहुत आसान से बता देता हूं कैसी कहानी है। ये यहां बताने की कोशिश कर रहा है कि जो रिटेल महंगाई है वो किस कारण से है। तो इन्फ्लेशन जो है रिटेल स्तर पर, वो मुख्यतः लार्जली यहां पे एडवर्ब है, ये यहां पे वर्ब है, वॉज प्रोपेल्ड पैसिव है, ये यहां पे किस कारण से उत्प्रेरित है, बहुत ज्यादा जो इंक्रीजेस हुए हैं, बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, उस कारण से। बढ़ोतरी किस में हुई है? की फूड आइटम प्राइसेस में। इनमें कौन कौन से शामिल हैं? ऑयल और फैट्स। कितनी बढ़ोतरी हुई है? 35%। पिछले साल जून में, इस साल जून में इतना फर्क पड़ गया। और मई से अगर बात करें तो 2.9% की बढ़ोतरी इसमें हुई है। वैसे ही एग्स की बात करो, एग में पिछले साल की तुलना में अब क्या 19.4% हुआ है, जबकि 6.2% मई की तुलना में देख लो। ऐसे ही पल्सेस और प्रोडक्ट्स हैं, उसमें बढ़ोतरी हुई है 10%, ठीक है। ये इस बार मई वाला नहीं बताया इसने आंकड़ा इसके अंदर। एज आरबीआई ऑफिशियल्स रिव्यूइंग द स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, अब चूंकि आरबीआई ऑफिशियल्स, एज का मतलब यहां पे सिंस से है, चूंकि आरबीआई ऑफिशियल्स जो हैं रिव्यू कर रहे हैं, वो आरबीआई ऑफिशियल्स जो रिव्यू कर रहे हैं, रिव्यू का मतलब पुनरावलोकन कर रहे हैं, किसका? स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, की इकोनॉमी की हालत कैसी है। स्टेट का मतलब यहां पे स्थिति से है, ठीक है, कंडीशन से है। तो जो आरबीआई ऑफिशियल्स रिव्यू कर रहे हैं कि इकोनॉमी की हालत कैसी है, इन द सेंट्रल बैंक्स मंथली बुलेटिन, और किस में कर रहे हैं? केंद्रीय बैंक के मंथली बुलेटिन में। केंद्रीय बैंक आरबीआई को ही बोलते हैं, मंथली मतलब जो हर महीने होता है, ये यहां पे एडजेक्टिव है। काफी सारे ऐसे वर्ड्स हैं जिनमें एलवाई होता है एंड में, लेकिन वो एडजेक्टिव्स होते हैं, जिसमें मंथली होता है, ईयरली है, वीकली है, आवरली है, ये एडजेक्टिव्स हो सकते हैं एलवाई एंडिंग होने के बावजूद। अच्छा, यही वर्ड्स जो हैं वो एडवर्ब भी हो सकते हैं, लेकिन यहां पे इसका प्रयोग एडजेक्टिव के रूप में है क्योंकि बुलेटिन नाउन है, तो ये एडजेक्टिव हुआ, ठीक है। तो आरबीआई का जो मंथली बुलेटिन है, जो रिलीज हुआ था थर्सडे को, बुलेटिन का मतलब यहां पे इसने अपनी एक कह सकते हो कि हर महीने रिपोर्ट जारी करता है आरबीआई, तो उस रिपोर्ट जो जारी की गई थी थर्सडे को, उसमें आरबीआई ऑफिशियल्स ने क्या किया? ऑब्जर्व किया। ऑब्जर्व किया मतलब नोटिस किया, क्या? फ्यूल इन्फ्लेशन, कि ईंधन में जो महंगाई है, फ्यूल का मतलब ईंधन, अब फ्यूल का मतलब केवल पेट्रोल डीजल नहीं होता, वो यहां समझ लेना, क्योंकि यहां दे रखा है वो फ्यूल इन्फ्लेशन की बात कर रहा है जिसमें एक्सक्लूड करता है, विच रिलेटिव प्रोनाउन है, पहले वाले से कनेक्ट करेगा, तो यहां पे फ्यूल इन्फ्लेशन को देखकर एक्सक्लूड्स का प्रयोग है। एक्सक्लूड सिंगुलर, क्योंकि फ्यूल इन्फ्लेशन सिंगुलर है, तो जिसमें एक्सक्लूड करना, इसका मतलब इसमें यह शामिल नहीं है, मतलब पेट्रोल और डीजल की बात हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि फ्यूल इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ गया, सर्ज कर गया, क्लाइंब कर गया, जंप कर गया, कितना? टू अ रिकॉर्ड 12.7%, 12.7% रिकॉर्ड स्तर पर इन जून में। और ये किस कारण से हुआ? ये ड्रीवन का मतलब यहां पे कर सकते हो ट्रिगर्ड या कोज्ड, आप इसे ट्रिगर्ड भी कह सकते हो, आप इसे कोज्ड भी कह सकते हो। किस कारण से हुआ ये? एलपीजी के कारण, कैरोसिन के कारण, और रूरल पुअर्स मेनस्टे, मतलब एलपीजी के कारण हुआ, कैरोसिन के कारण हुआ, अब देखो ये भी ईंधन है, और ग्रामीण जो गरीब लोग हैं उनका जो मुख्य आधार है, मेनस्टे का मतलब, मेनस्टे नाउन है और इसका मतलब बेस है, इसका मतलब सपोर्ट है। ये देखो नाउन है, ऐसे पता लग जाता है क्योंकि देखो अपोस्ट्रोफी दे रखा है, जहां अपोस्ट्रोफी हो, जहां पॉजिटिव केस हो, उसके बाद वाला वर्ड क्या होता है? नाउन। तो ये यहां पे नाउन है, ध्यान रखिएगा। फायरवुड, ये हो गया आग के लिए जलाने वाली लकड़ी, ठीक है। डंग केक, गोबर के बने हुए होते हैं ना, उसको भी आप लकड़ी की जगह यूज कर सकते हो, इसको हम लोग राजस्थानी भाषा में बड़कुल्ले बोलते हैं, वो ये डंग केक है, ठीक है, गोबर से बना हुआ केक, ऐसा कह सकते हो। तो क्या कहना चाहता है? आरबीआई ऑफिशियल्स, वो आरबीआई अधिकारी, ऑफिशियल्स का मतलब ऑफिसर्स, जो रिव्यू कर रहे हैं अर्थव्यवस्था की स्थिति को सेंट्रल बैंक के मंथली बुलेटिन में, वो बुलेटिन जो कि जारी किया गया थर्सडे को,
उसमें आरबीआई अधिकारियों ने ऑब्जर्व किया कि फ्यूल इन्फ्लेशन, इसमें पेट्रोल डीजल की बात इन्होंने नहीं की, उसमें बढ़ोतरी हुई है जून में रिकॉर्ड स्तर पर 12.7% पे। ठीक है, और ये किस कारण बढ़ोतरी हुई? क्योंकि एलपीजी में बढ़ोतरी हो गई, कैरोसिन में हो गई, फायरवुड और डंग केक में हो गई, इस कारण से ये बढ़ोतरी दर्ज की गई। आरबीआई ऑफिशियल सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब ऑब्जर्व्ड थी। ठीक है, विच रिलेटिव प्रोनाउन है, कनेक्ट कर रहा है फ्यूल इन्फ्लेशन को, इसकी वर्ब एक्सक्लूड्स है। और बाकी तो बहुत आसान है, मैनिस्टे का मतलब नोट कर लीजिएगा, बाकी कोई ऐसा कोई इसमें खास वर्ड है नहीं। नेक्स्ट पे आ जाएं। एंड डिस्कंसर्टिंगली, डिस्कंसर्टिंगली का मतलब वरिंगली कह सकते हो, चिंताजनक रूप से, चिंताजनक रूप से। और बड़ी ही बेचैन कर देने वाली बात है, चिंताजनक रूप से एडवर्ब है भैया। एलपीजी एंड कैरोसिन प्राइसेस, एलपीजी और कैरोसिन की जो कीमतें हैं, हैव ऑल्सो रजिस्टर्ड इंक्रीजेज, इन्होंने भी यहां पे इंक्रीजेज रजिस्टर किए हैं। मैंने कल बताया था ऑल्सो का प्रयोग कहां होता है, उससे समझ लीजिएगा। ऑल्सो का प्रयोग यहां हेल्पिंग वर्ब के बाद में है, तो ऑल्सो का प्रयोग मैन वर्ब से पहले, हेल्पिंग वर्ब के बाद में, लिंकिंग वर्ब के बाद में, सेंटेंस के स्टार्ट में, ये कुछ पोजीशंस होती हैं 4 ऑल्सो की, उसमें ध्यान रखेंगे। तो ये हैव के बाद में आ रहा है। और डिस्कंसर्टिंगली, बड़ी बेचैन कर देने वाली बात है, बड़ी चिंताजनक बात है कि एलपीजी और कैरोसिन की जो कीमतें हैं, उन्होंने भी यहां पे बढ़ोतरी रजिस्टर की है सो फार, अब तक इन जुलाई में, अब तक यहां इनमें बढ़ोतरी दर्ज की गई है। ठीक है भाई, सो फार का प्रयोग जब आप करते हो, ये सो फार एडवर्बियल है, इसका प्रयोग जब आप करते हो तो इसके अंदर आप प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट मतलब हैज, हैव के साथ थर्ड फॉर्म, तो ये प्राइसेस को देखकर है और फिर थर्ड फॉर्म दे रखी है। ट्रांसपोर्ट कोस्ट, अब ट्रांसपोर्ट परिवहन की कीमतें, रिमेन, अब कोस्ट प्लूरल है, इस कारण से यहां पे देखो प्लूरल वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म प्लूरल होती है, फर्स्ट फॉर्म में एस और एस जोड़ दोगे तो सिंगुलर होती है। तो ट्रांसपोर्ट की जो कोस्ट है वो अभी परसिस्टेंटली हाई बनी हुई है। परसिस्टेंटली मतलब कंटिन्यूअसली, नोट कर लीजिएगा। परसिस्टेंटली एडवर्ब है, इसका मतलब होता है कंटिन्यूअसली। तो ये लगातार हाई बनी हुई है। कारण क्या है? एज, एज बिकॉज का मीनिंग देगा कंजंक्शन है। बोथ पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस, क्योंकि दोनों पेट्रोल और डीजल, बोथ के साथ में एंड लगता है, कोरिलेटिव कंजंक्शन है कि दोनों की जो कीमतें हैं कंटिन्यू टू राइज, वो लगातार बढ़ रही हैं। राइज है वो इनट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं लगता है, ध्यान रखिएगा। विद द फॉर्मर, फॉर्मर का मतलब हो गया पहले वाला। देखो फॉर्मर है, इसका ऑपोजिट, फॉर्मर जो शब्द है इसका ऑपोजिट होता है क्या? लेटर। फॉर्मर का ऑपोजिट क्या होता है? लेटर। अब यहां पे जब सीक्वेंस में बाद की आप बात करते हो तो लगाते हैं लेटर, सीक्वेंस में पहले की बात करते हो तो लगाते हैं फॉर्मर। तो यहां पे सीक्वेंस में पहले की बात कर, एक बात और ध्यान रखना, इन दोनों में द का प्रयोग करते हैं। जैसे फॉर्मर से पहले भी द है और लेटर अगर होता तो वहां भी द का प्रयोग होता। पहले वाला कौन हो गया? पेट्रोल। ठीक है, पहले वाला जो है अब औसत 102.92 प्रति लीटर बिक रहा है। ए का मतलब यहां पर है, पर के अर्थ में ए या एन लग सकता है। किसमें? 4 मुख्य जो शहर हैं, महानगर हैं, मेट्रो मतलब महानगर, उनमें। कब की बात कर रहे हैं? एज ऑन जुलाई 12, ये आंकड़े हैं 12 जुलाई के। और डीजल जो है वो लगभग कितने में बिक रहा है? 94 प्रति लीटर बिक रहा है। अकॉर्डिंग टू द बुलेटिन आर्टिकल, किसके अकॉर्डिंग ये कहानी है? जो आरबीआई ने अपना बुलेटिन यहां पे जारी किया था उसके अकॉर्डिंग ये कहानी है। समझ में आ गया होगा? फिर समझ लो कि ट्रांसपोर्ट कॉस्ट जो हैं वो अभी हाई बनी हुई हैं। वे ट्रांसपोर्ट कॉस्ट ज्यादा क्यों है? क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई है। कारण है कि पेट्रोल डीजल दोनों ही लगातार बढ़ रहे हैं। इसमें पहले वाला जो पेट्रोल है उसकी कीमत 102.92 स्तर पे है 1 लीटर 4 मुख्य शहरों में, जबकि ये जुलाई 12 की बात है। और डीजल जो है वो ऑलमोस्ट इतने में बिक रहा है, किसके अकॉर्डिंग? बुलेटिन आर्टिकल के अनुसार। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट सब्जेक्ट था, रिमेन वर्ब थी, पेट्रोल एंड डीजल प्राइसेस सब्जेक्ट और कंटिन्यूस की वर्ब है। विद ग्लोबल क्रूड ऑयल ट्रेंडिंग हायर, क्रूड ऑयल का मतलब कच्चा तेल होता है, इस चीज के साथ कि वैश्विक क्रूड ऑयल ट्रेंडिंग हायर, ट्रेंड का मतलब प्रचलन में होना। अब कच्चे तेल की कीमतें जो है वैश्विक आधार पर अगर देखें तो ऊपर बनी हुई है। ठीक है, द अनअबेटेड राइज, तो इनको देखते हुए जो राइज है, बढ़ोतरी है। और कैसी बढ़ोतरी? अनअबेटेड। अनअबेटेड का मतलब क्या होता है? अनअबेटेड का मतलब जो कम नहीं हुई है। अबेट का मतलब लेसन करना होता है, रिड्यूस करना होता है, तो ये हो गया अनरिड्यूस, जो कम नहीं हुई है। ठीक है, इन डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, किसमें? घरेलू परिवहन की कीमतों में। इज बाउंड टू का मतलब होता है सर्टेन होना, श्योर होना, वो निश्चित है। रिफ्लेक्ट दिखाएगा, शो करेगा क्या? इन रिटेल प्राइसेस ऑफ फार्म प्रोड्यूस,
क्या रिफ्लेक्ट दिखता है किसमें, जो खुदरा कीमतें हैं उसमें, खुदरा कीमतें किसकी, फार्म प्रोड्यूस की, मतलब कृषि वाले जो उत्पाद हैं उसमें, एंड प्रोडक्ट्स शिप्ड फ्रॉम फैक्ट्रीज, और वो प्रोडक्ट्स, वो उत्पाद जो कि फैक्ट्रीज से दूसरे स्थान पे भेजे जाते हैं। शिप का मतलब होता है कोई सामान को एक से दूसरे स्थान पर भेजना। तो फिर से समझिएगा कहां से देखना है आपको, कि क्रूड ऑयल प्राइसेस जो हैं वो हाई ट्रेंड कर रहे हैं, काफी ऊंचे चल रहे हैं दाम। इसको चलते हुए इसके साथ जो राइज है डोमेस्टिक ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में, और वो राइज ऐसी है कि कम हुई नहीं है, अनअबेटेड है, ये निश्चित रूप से यहां पे रिफ्लेक्ट करेगा किस में, मतलब दिखेगा किस में, खुदरा कीमतों में। खुदरा कीमतें किसकी, फार्म प्रोड्यूस, और वो प्रोडक्ट्स जो कि फैक्ट्री से शिप होते हैं उनमें बढ़ोतरी देखने को मिलेगी इस कारण से। ठीक है। अब आ जाता है ये होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन पे। अभी तक बात इसने करी थी रिटेल प्राइस इन्फ्लेशन पे। कह रहा है कि भी थोक कीमतों में जो वृद्धि है वो भी स्टबर्नली हाई, स्टबर्नली का मतलब फर्मली, काफी दृढ़ता से ये भी ऊंचा बना रहा। कितने स्तर पे, 12.07% पे। कब की बात है, जून की। किसके बाद, आफ्टर मेज रिकॉर्ड 12.94%। मई में तो ये रिकॉर्ड स्तर पे था, थोड़ा सा कम हुआ है। एज प्राइस गेन्स, कारण क्या है, क्योंकि जो प्राइस गेन्स है फ्यूल में और पावर कैटेगरी में, ईंधन में, और ये जो बिजली वाला क्षेत्र है उसमें, सोर, सोर का मतलब इंक्रीज होना, सोर, सर्ज, जंप, क्लाइंब, इंक्रीज, ये सब एक जैसे ही है, सिनोनिम्स हैं। कितने, एनुअली इतना % बढ़ोतरी हुई। एंड दोज ऑफ मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स, और ये दोज किसके लिए आ रहा है, प्राइस गेन्स की बात कर रहा है। और प्राइस गेन्स, अब ये डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया यहां पे। और प्राइस गेन्स जो है मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में, वो प्रोडक्ट्स जिनको निर्माण किया गया है, जिसको मैन्युफैक्चर किया गया है, वो कितना चला गया, वो इसके नजदीक आ गया। एजअप का मतलब क्या बताया था, ड्रॉ नियर, गो नियर, कम क्लोजर। ठीक है, ये मतलब है, तो ये इसके नजदीक पहुंच गया। होलसेल प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन, इसकी वर्ब स्टेड है, स्टेड मैन वर्ब है, मैन वर्ब से पहले ऑल्सो लग रहा है। स्टबर्नली एडवर्ब है, हाई एडजेक्टिव है। तो थोक जो कीमतों की महंगाई है वो भी दृढ़ता से हाई बनी रही, कितनी, इतने % पर। किसके बाद, मई में रिकॉर्ड स्तर 12.94% के बाद। क्योंकि प्राइस गेन्स जो है फ्यूल और पावर कैटेगरी में, वो प्राइस गेन्स सोर हुआ इतना % एनुअली, और मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स में जो है वो एजअप हुआ इतना % पहुंच गया। ठीक है, समझ में आ गई। मतलब पूरे आंकड़े ही दे रखे हैं। आज के एडिटोरियल ने कहा था कि आसान बहुत है। मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट्स, ये हो गया मध्यम दर्जे की, ये हो गया स्मॉल स्केल की, मतलब मध्यम और लघु उद्योग जो होते हैं, उन इकाइयों की अगर बात करें, ऑलरेडी स्ट्रगलिंग, जो पहले से ही स्ट्रगल कर रही हैं, किस लिए, कोप विद करने। कोप विद का मतलब तालमेल बिठाना, हार्मोनाइज करना। किससे, पेंडेमिक्स इंपैक्ट, इंपैक्ट का प्रभाव, और इंपैक्ट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होगा यहां पे, नाउन, क्योंकि अपोस्ट्रोफी के बाद दे रखा है। तो पहले से ये स्ट्रगल कर रही है इंडस्ट्री। किससे स्ट्रगल कर रही हैं, क्योंकि ये तालमेल नहीं बैठा पा रही हैं पेंडेमिक के प्रभाव से। प्रभाव किस पे पड़ा है पेंडेमिक का, डिमांड क्षेत्र पर, एंड ओवरऑल फाइनेंसेस, और कुल मिलाकर जो भी वित्त संबंधी चीजें हैं उन सब पे प्रभाव पड़ा है। नाउ फेस, अब ये जो यूनिट्स हैं वो नाउ एडवर्ब ऑफ टाइम है, फेस इसकी वर्ब है, वो अब सामना कर रही है राइजिंग रॉ मटेरियल एंड इनपुट कॉस्ट। किसका, कि कच्चा सामान, और इनपुट कॉस्ट का मतलब लागत, कीमत। इन मतलब इनपुट, जो भी चीजें आप लगाओगे ना कोई चीज बनाने के लिए, उसको इनपुट कॉस्ट बोलते हैं। तो इनमें बढ़ोतरी देखने को मिल, राइजिंग का मतलब यहां प्रेजेंट पार्टिसिपल है, तो बढ़ते हुए रॉ मटेरियल और इनपुट कॉस्ट के कारण। समझ गए आगे बात। तो रॉ मटेरियल की कॉस्ट और इनपुट कॉस्ट ये बढ़ती हुई है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। तो मीडियम और स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट्स, इसको सीधा पढ़ सकते हो, इन सारी बातों को काट दो यहां से और सीधा कनेक्ट कर दीजिए। मीडियम एंड स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट्स नाउ फेस राइजिंग रॉ मटेरियल, अब ये फेस कर रही हैं बढ़ते हुए कच्चे माल और इनपुट कॉस्ट के कारण। ठीक है, मतलब ये फेस कर रही हैं। और इसमें शुरू में इसमें क्या दे रखा बीच में, कि ये जो यूनिट्स हैं वो पहले ही स्ट्रगल कर रही हैं। कारण क्या है, क्योंकि पेंडेमिक का जो प्रभाव पड़ा है डिमांड और ओवरऑल फाइनेंसेस पर, उसके साथ ये कोप विद नहीं कर पा रही। याद रखिए कोप के साथ में विद लगता है। कई बार इसका कॉमन एरर पूछा गया आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में, उसमें कोप अप विद दे रखा है। कोप अप कभी नहीं होगा, कोप विद ही होगा, ध्यान रखिएगा। विद मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी कॉन्ट्रैक्टिंग, कॉन्ट्रैक्ट का सिकुड़ना होता है, श्रिंक होना होता है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, श्रिंक होना, सिकुड़ना, डिक्रीज होना, कम होना। तो इस चीज के साथ कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी तो कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, मतलब निर्माण क्षेत्र की जो गतिविधियां हैं वो कम हो रही हैं जून में फॉर द फर्स्ट टाइम इन 11 मंथ्स,
और ये 11 महीनों में पहली बार ऐसा देखा गया। किसके अकॉर्डिंग? IHS मार्केट, एक कोई एजेंसी है, उसका PMI इंडेक्स है, उसके अकॉर्डिंग। तो इसी के साथ द इकोनॉमी इज विजिबली स्ट्रगलिंग, जो अर्थव्यवस्था है वो ऐसा दिख रहा है कि वो संघर्ष कर रही है। किस चीज में? रीगेन, री मतलब पुनः, गेन मतलब प्राप्त करना, ट्रैक्शन का मतलब देखो क्या होता है, ट्रैक्शन का मतलब दो मतलब निकलेंगे यहां पे, ग्रिप भी कह सकते हो, अट्रैक्शन भी कह सकते हो। तो किस में संघर्ष कर रहा है? पकड़ बनाने में या फिर से अट्रैक्ट करने में। किस चीज को? इन द वेक ऑफ द सेकेंड वेव। इन द वेक ऑफ का मतलब होता है फॉलोइंग, इन द वेक ऑफ का मतलब होता है फॉलोइंग। किसके चलते? सेकेंड वेव के चलते, दूसरी लहर के चलते। फिर समझना इस चीज के साथ कि मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी जो है वो सिकुड़ रही है। जून में कम हुई, पहली बार ऐसा हुआ 11 महीनों में। ये किसके अकॉर्डिंग था? IHS मार्केट का PMI सर्वे हुआ, उसके अकॉर्डिंग था। तो इसी के साथ इकोनॉमी जो है अब दिख रहा है साफ साफ कि स्ट्रगल कर रही है फिर से ग्रिप बनाने में, फिर से मजबूत पकड़ बनाने में। ठीक है, किसके बाद? सेकेंड वेव के बाद, दूसरी लहर के बाद। विच हैज इरोडेड, विच यहां पे सेकेंड वेव के लिए है, जिसने की इरोड कर दिया। इरोड का मतलब होता है वीकन करना, कमजोर करना, डिबिलिटेट करना, डिबिलिटेट। ठीक है, तो जिस लहर ने क्या कर दिया? कमजोर कर दिया। किसको? डिमांड एंड कंजम्पटिव कैपेसिटी को। डिमांड मतलब मांग, कंजम्पटिव का मतलब उपभोग से संबंधित, एक्टिव कैपेसिटी मतलब क्षमता। तो सेकेंड वेव ने क्या किया? एक तो मांग को कम कर दिया, क्योंकि सेकेंड वेव आई, लॉकडाउन लग गया, मांग कम होगी, मार्केट में लोग आने बंद हो गए। ठीक है, कंजम्पटिव कैपेसिटी, तो ये जो उपभोग की जो क्षमता है उसको कम कर दिया। इन बोथ अर्बन रूरल मार्केट, दोनों में, शहरी मार्केट में भी ऐसा प्रभाव देखने को मिला और ग्रामीण मार्केट प्रभाव देखने को मिला। बोथ के साथ में एंड आ रहा है, मार्केट चूंकि 2 हो गए इसलिए मार्केट्स आ गया। ठीक है, एड टू दिस, इसी के साथ साथ, एड के साथ टू लगता है। द लूमिंग पॉसिबिलिटी, लूमिंग का मतलब मंडराती हुई, जो कि नजदीक है, इसको लूमिंग को कह सकते हो। लूमिंग का मतलब कह सकते हो अबाउट टू हैपन भी कहा जा सकता है। अबाउट टू हैपन, जो कि नजदीक ही हो, जो घटित होने ही वाला हो, उसे कह सकते हैं लूमिंग, जो मंडराती हुई हो। तो इसी के साथ साथ ये जो मंडराती हुई पॉसिबिलिटी है, ये जो नजदीक है, दिख रहा है, संभावना है। क्या संभावना? दैट दिस ईयर्स मॉनसून रेन्स, कि इस साल की जो मॉनसून वाली बारिश है, मे बी लेस देन एडिक्वेट, वो हो सकता है कि पर्याप्त से कम हो, ऐसी संभावना है। ये लूमिंग पॉसिबिलिटी है। तो इस साल मॉनसून की बारिश है वो हो सकता है कि पर्याप्त से कम हो, ईदर टेम्पोरली और स्पेशली। टेम्पोरल का मतलब होता है रिलेटेड टू टाइम, रिलेटेड टू टाइम, और स्पेशली का मतलब होता है रिलेटेड टू स्पेस, रिलेटेड टू स्पेस। तो चाहे आप टाइम के संदर्भ में बात करें या स्पेस के संदर्भ में कि बारिश कम होगी, चाहे ऐसे मान लो कि कम टाइम के लिए बारिश होगी, मतलब जो बारिश का सीजन है उसमें जो बारिश होने की जो फ्रीक्वेंसी है वो कम होगी, या फिर यूं कहें कि कम स्थानों कवर करेगी, दोनों तरह से मान सकते हो आप इसको। तो इसको देखते हुए डिसरप्टिंग एग्रीकल्चरल आउटपुट, डिसरप्टिंग डिस्टर्ब करना, व्यवधान डालना। ठीक है, किसमें? एग्रीकल्चरल एडजेक्टिव है, एल एंडिंग वर्ड एडजेक्टिव होते हैं, कम्युनल है ना, ये प्रोपोर्शनल, नेशनल, ये एग्रीकल्चरल, ये सब एडजेक्टिव हैं। आउटपुट का मतलब होता है प्रोडक्ट्स, तो जो कृषि संबंधी प्रोडक्ट्स हैं उनको डिसरप्ट करते हुए। एंड द आउटलुक फॉर बोथ इन्फ्लेशन ग्रोथ गेट्स सिग्निफिकेंटली क्लाउडेड, और जो आउटलुक है मतलब नजरिया है, किसके लिए? दोनों के लिए, महंगाई और वृद्धि दोनों के लिए। अब ये भी सब्जेक्ट था, मैंने हाईलाइट नहीं किया। ये गेट्स सिग्निफिकेंटली मतलब बहुत ज्यादा, क्लाउडेड का मतलब होता है संदेह के घेरे में होना, तो ये भी काफी ज्यादा सिग्निफिकेंटली क्लाउडेड है, कंफ्यूज कर देने वाला है, संदेह के घेरे में डालने वाला है। फिर समझ लो, इसके साथ साथ ये जो लूमिंग पॉसिबिलिटी है, सॉरी यहां पे द आउटलुक सब्जेक्ट नहीं है, ऊपर वाला वही सब्जेक्ट है, लूमिंग पॉसिबिलिटी। फिर समझना कि इसी के साथ साथ ये जो लूमिंग पॉसिबिलिटी है, क्या चीज की? दैट कंजंक्शन है कि इस साल मॉनसून की बारिश हो सकता है, में पॉसिबिलिटी के लिए आता है कि वो कम हो सकती है, पर्याप्त से लेस जो है, लिटिल की डिग्री कंपैरेटिव है, लिटिल लेस लिस्ट होता है, डिग्री कंपैरेटिव है, देन आ गया एडिक्वेट का मतलब सफिशिएंट या एनफ होगा। तो इस चीज के साथ साथ की जो लूमिंग पॉसिबिलिटी है, यहां पे साफ साफ संभावना दिख रही है कि इस साल मॉनसून की बारिश पर्याप्त से कम हो सकती है, चाहे आप बात करो टाइम के हिसाब से, चाहे बात करो स्पेस के आधार पे। ठीक है, तो इन संभावनाओं के साथ डिसरप्टिंग एग्रीकल्चरल आउटपुट एंड द आउटलुक फॉर बोथ इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ, तो क्या क्या चीजें हो गई? संभावना एक तो हो गई ये बारिश कम होगी, दूसरी संभावना हो गई यहां पे कि भाई
अगर बारिश कम होगी तो ये एग्रीकल्चरल आउटपुट और आउटलुक जो है इन्फ्लेशन और ग्रोथ के लिए, ये सब जो है वो मतलब चीजें इन सब के लिए डिस्टर्ब कर देगी। तो ये पॉसिबिलिटी जो है, ये पॉसिबिलिटी क्या थी, एक तो मॉनसून रेन कम होगी, मॉनसून रेन कम होगी तो ये क्या करेगी, डिसरप्ट करेगी, प्रभावित करेगी किसको, कृषि के उत्पाद को, और किसको ये प्रभावित करेगी, नजरिए को, हमारा जो आउटलुक है, हमारा जो स्टांस है, किसके लिए, इन्फ्लेशन और ग्रोथ के लिए। तो ये जो लूमिंग पॉसिबिलिटी है गेट्स सिग्निफिकेंटली क्लाउडेड, तो ये यहां पे काफी ज्यादा भ्रमित कर देने वाली है, ठीक है, मतलब संदेह में घेरे में डालने वाली है। आगे देखिए, विद कम्युलेटिव रेनफॉल, कम्युलेटिव का मतलब टोटल, कंप्लीट, ठीक है, तो कह रहा है कि इसके साथ कि भी टोटल रेनफॉल जो है कब से, जून 1 से, बीइंग, चूंकि विद प्रिपरेशन है इसलिए बीइंग लगाना पड़ा वरना इजाजत था, वो 5% कम है एवरेज से। एंड 12 वेदर सब डिविजन मतलब स्टेशन मान लो, और 12 वेदर स्टेशन जो हैं स्पैनिंग, जो फैले हुए हैं, स्पैन का मतलब स्प्रेड, एक्सटेंड, कवर, जो फैले हुए हैं, जो कवर करते हैं 37% कंट्री के एरिया को, वो स्टेशन जो है एक्सपीरियंस कर रहे हैं डेफिशिएंट रेनफॉल। डेफिशिएंट का मतलब सफिशिएंट नहीं है, डेफिशिएंट का ऑपोजिट होता है नॉट सफिशिएंट, मतलब सफिशिएंट, ये इसका ऑपोजिट है, ठीक है, ये एक दूसरे के एंटोनिम्स हैं। तो कमी को बोलेंगे डेफिशिएंट, अगर पर्याप्त है तो सफिशिएंट। तो 12 सब वेदर सब डिविजन्स जो हैं, जो फैले हुए हैं देश के 37% एरिया में, वो एक्सपीरियंस कर रहे हैं डेफिशिएंट रेनफॉल, कम बारिश, एज ऑन जुलाई 15, कब की बात है, जुलाई 15 की बात है। और एक कारण और है कि पेंडेमिक स्टिल नोवेयर नियर अंडर कंट्रोल, कि जो वैश्विक महामारी है अभी भी कहीं पर भी कंट्रोल में नहीं है ना, अभी भी वैश्विक महामारी कंट्रोल में नहीं आई है। तो इनके कारण फिर समझ लेना, एक तो क्या है, टोटल रेनफॉल जून 1 से अगर देखें तो 5% कम रहा है एवरेज से, औसत में कम के लिए बिलो लगता है, औसत में अधिक के लिए अबव लगता है, लेवल में कम अधिक के लिए अबव बिलो का प्रयोग करते हैं, ठीक है। तो एक तो कारण ये रहा कि टोटल बारिश 5% कम हुई 1 जून को, 1 जून से लेकर अब तक। दूसरा, 12 वेदर सब डिविजन्स हैं, सब डिवीजन का मतलब यहां पे स्टेशंस मान लीजिए, 12 वेदर स्टेशन, मतलब वेदर को क्या कह सकते हो, मेजर करने वाले, कितनी बारिश हुई है सब मापने वाले, जो कि देश के 37% हिस्से में फैले हुए हैं। उनमें भी एक्सपीरियंस किया गया है कि बारिश कम हुई है, डेफिशिएंट हुई है जुलाई 15 तक। और तीसरी बात यहां पे क्या है कि पेंडेमिक जो है अभी भी अंडर कंट्रोल नहीं है। तो इन चीजों को देखते हुए जो रिस्क है प्रीकैरिटी की, प्रीकैरिटी मतलब असुरक्षा, इनस्टेबिलिटी इनको बोलते हैं, तो जो रिस्क है किसकी, इनसिक्योरिटी की, असुरक्षा की, अस्थिरता की, और किसकी, हार्डशिप की। हार्डशिप का मतलब होता है सफरिंग, कठिनाई की, परेशानी की। तो ये जो रिस्क है, राइजिंग इन द रूरल हिंटरलैंड, ये कहां बढ़ रही है रिस्क, ये बढ़ रही है, ये राइज हो रही है रूरल हिंटरलैंड में। हिंटरलैंड का मतलब रिमोट एरियाज होते हैं, मतलब जो आबादी के क्षेत्रों से परे हो, दूर हो, आउटस्कर्ट्स एरिया जो होते हैं उनको बोलते हैं। वो रिस्क बहुत ही वास्तविक है। तो इन सब को देखते हुए अस्थिरता या असुरक्षा की जो फीलिंग आ रही है, खतरा है, और कठिनाइयों का जो खतरा है जो बढ़ रहा है रूरल हिंटरलैंड में, वो रिस्क काफी रियल है। इज इसकी वर्ब है। द गवर्नमेंट मस्ट का प्रयोग हम तब करते हैं जब आपको कोई ऑब्लिगेशन दर्शाना हो, कंपल्सन दर्शाना हो, जरूर ऐसा काम होना चाहिए दर्शाना हो, तो गवर्नमेंट को एट द वेरी लिस्ट का मतलब कम से कम, तो कम से कम गवर्नमेंट को अब क्या करना चाहिए, कट फ्यूल टैक्सेस, इनको जो फ्यूल पर लगने वाला टैक्स है उसमें कटौती करनी चाहिए। किस लिए, टू ईज, ताकि थोड़ा सा कम किया जा सके किसको, बर्डन को। और बर्डन किस पे, कंज्यूमर्स पे, उपभोक्ताओं पर, हम लोगों पर, ठीक है। तो गवर्नमेंट को कम से कम एक काम तो करना ही पड़ेगा कि जो पेट्रोल, डीजल या फिर फ्यूल, कैरोसिन, कुछ भी इसमें फ्यूल टैक्सेस जो लग रहे हैं उसमें कटौती करे, ताकि उपभोक्ताओं पर बर्डन जो है या भार जो है वो कम हो सके, ठीक है भाई। तो ये था एडिटोरियल। फाइनेंशियल आर्टिकल मुझे लगता है आजकल आपको आसान लगने लग गए होंगे, क्योंकि हम लोगों ने बहुत सारे टर्म्स जो हैं इसके वो जान लिए हैं। तो मेहनत अगर एक दिशा में की जाए, बड़ी शिद्दत से की जाए, तो सब कुछ आसान लगता है। ये आपने देखा, अगर आप काफ़ी समय से बने हुए हैं चैनल पर, तो ये सब चीज़ें आपको आसान लगती होंगी। और अभी जुड़े हैं 5-7 दिनों से, तो वेट करिए उस दिन का कि आपके लिए चीज़ें आसान होंगी निश्चित रूप से। ज़रूर से शेयर कर दीजिएगा। ये फ्राइडे का, चूंकि फ्राइडे तक हम सेशन डिस्कस करते हैं, तो अब नेक्स्ट सेशन मुलाकात होगी द हिंदू एडिटोरियल के थ्रू मंडे को। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।